डियर स्टूडेंट, आज हम जो 12वां चैप्टर अपना विद्युत धारा उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन अपना जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरह का, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझिए। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह संयोजन जिसमें धारा का मान समान तथा विभवांतर अलग अलग होता है। तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले अपने को परिभाषा लिखनी है कि भाई वह संयोजन जिसमें धारा का मान समान और विभवांतर क्या रहता है, अलग अलग रहता है। फिर इसके बाद अपने को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3 प्रतिरोध लेंगे। पहला प्रतिरोध ले लिया R1, इसके बाद दूसरा प्रतिरोध हम क्या लेंगे, R2, इसके बाद तीसरा प्रतिरोध हम क्या लेंगे, R3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं और इस बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे, कुंजी, और फिर इनको जोड़ दिया। कुंजी को हमने कैसे लिखा, बैटरी प्लस और माइनस, और इसकी वोल्टता क्या है, V। बैटरी से धारा क्या निकलेगी, I, और धारा अपने को पता है समान रहती है। अब जो प्रतिरोध R1 है, इसके सिरों पे अपन ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया V1, यानी इसकी वोल्टता V1, और प्रतिरोध R2 की वोल्टता क्या आती है, V2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 की वोल्टता क्या आती है, V3। तो चित्र हमने लिख दिया। अब इसके बारे में इसमें लिखते हैं अपन कि भाई माना तीन प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध कौन था, R1, R2 तथा R3 एक V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे धारा तो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। धारा हमेशा यहाँ क्या रहेगी, समान। अतः अपने को कुल विभवांतर अपन क्या लिखेंगे, कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि यहाँ पे जो अपना डायग्राम था इसमें हमने देखा जो बैटरी है, बैटरी से V वोल्ट निकलता है और यहाँ से धारा निकलती आई, और प्रतिरोध के सिरों पे यहाँ V1, V2 और V3 जो कुल विभवांतर है वो तीनों के योग के बराबर आएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अपना ओम का नियम, ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर क्या माना था हमने, V1। तो V1 बराबर, अब धारा I, सूत्र V बराबर IR होता है, तो धारा तो I थी, प्रतिरोध का मान क्या था, R1। इसी प्रकार V2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, IR2, और V3 निकालेंगे तो IR3। ठीक है। अब हम निकालते हैं यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तब V बराबर क्या आ जाएगा, IR। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अगले पेज पे लेते हैं इनको। समीकरण 1 में V1, V2 तथा V3 के मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था भाई, समीकरण 1 क्या था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान तो अपना IR था, V1 का क्या था, IR1, V2 का क्या था, IR2, और V3 का क्या था, IR3। अब देखो इधर I कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, IR। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अपने को लाना था। ठीक है। इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन समझिए।
तो श्रेणी क्रम समझा है, अब सही पार्श्व क्रम है। तो परीक्षा में या तो दोनों में से एक आता है या फिर अथवा में दोनों देंगे। तो पार्श्व क्रम कैसे होता है, परिभाषा लिखेंगे तो वह संयोजन जिसमें विभवांतर क्या रहेगा, समान तथा धारा अलग अलग होती है। धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, इसमें v का मान तो क्या रहता है, समान रहता है, और i का मान क्या रहेगा, अलग अलग। ये अपने कीवर्ड से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिरोधों का जो पार्श्व क्रम है इसमें धारा का मान तो क्या रहेगा, अलग अलग, और विभवांतर क्या रहेगा, समान। सबसे पहले अपन इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो 3 प्रतिरोध लेंगे अपन। तो 3 प्रतिरोध ले लिया, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। इन तीनों का सिरा एक जगह जोड़ देंगे, ठीक है। अब एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे इनको। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, बैटरी, ये कुंजी होगी, ये प्लस और माइनस। बैटरी का वोल्टता क्या है, V, कुंजी होगी K। प्रतिरोध का मान लिख देते हैं अपन। पहला वाला कौन सा था, ये प्रतिरोध था अपना R1, ये क्या हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा R3। अब यहाँ से धारा I निकलेगी, बैटरी से धारा I निकलेगी, यहाँ जाके 3 भागों में बट गई। मान लो ये है I1, ये है I2, और ये क्या हो गई I3, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 एक V वोल्ट की बैटरी से पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो धारा है वो अलग अलग भागों में बट गई। इसका मतलब कुल धारा क्या होगी, कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब जो धारा 3 भागों में बटी थी, इनका योग के रूप में लिख लिया। इसको हमने समीकरण क्या मान लिया, 1। अब अपने को पड़ता है R1 की धारा निकालते हैं। सबसे पहले किसकी धारा निकालेंगे, R1 की धारा। तो जो प्रतिरोध है R1, उसमें धारा क्या थी, I1। तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो यहाँ पे विभवांतर तो समान है, तो V बटे R1। I2 क्या आएगा, V बटे R2। I3 क्या आएगा, V बटे R3, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, यदि तुल्य प्रतिरोध R है तब I का मान क्या आएगा, V बटे R, ठीक है। अगर तुल्य प्रतिरोध क्या है, R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब I1, I2, I3 और I, इसका मान अपन समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में I1, I2, I3 व I के मान रखने पर, मान रखते हैं। तो देखो क्या सूत्र था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये अपना समीकरण 1 आया था। I का मान क्या है, V बटे R। I का मान क्या है, V बटे R। तो इसको ठीक लिखते हैं, V बटे R। I1 का क्या है, V बटे R1। I2 का क्या है, V बटे R2। I3 का क्या है, V बटे R3। अब यहाँ पे V बटे R। अब देखो ये V कॉमन आ रहा है इस साइड में, इसमें V क्या आ रहा है, कॉमन। तो V कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। तो V से V क्या हो जाएगा, 1 बार कट जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बटे R, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। तो ये अपने को लाना था। कहने का मतलब जब प्रतिरोधों का कौन सा क्रम लेंगे, पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम में क्या होगा, धारा का मान तो क्या रहेगा, अलग अलग, विभवांतर क्या रहेगा, समान। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले तो परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद में डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद में अपने को मान निकाल के यहाँ तक अपने को 1 बटे R1 बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 यहाँ तक अपने को करना है।
अब अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा, जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम कैसे याद रखेंगे? एक सूत्र है, इसका समीकरण याद रखेंगे। पहले तो इसका समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यानी जो यहाँ H है, ये H क्या है? यहाँ पे ऊष्मा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। H क्या है? यहाँ पे ऊष्मा। अपने को परीक्षा में कैसे करना है? H बराबर लिख लेंगे आई स्क्वायर आर टी। तो पहला कथन लिखेंगे, इस नियम के अनुसार ऊष्मा धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। पहले कथन तो ये लिखना है। दूसरा कथन अपन क्या लिखेंगे? ऊष्मा H प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक है। चौथा, तीसरी लाइन और लिखनी पड़ेगी। तीसरी क्या लिखोगे? जो आई स्क्वायर आर टी आ रहा है, यानी समय के भी समानुपाती होती है, तो ऊष्मा H समय T के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। तो यहाँ जो समय है, इसका मतलब कितने समय के लिए धारा प्रवाहित होती है, वही अपना यहाँ पे क्या आएगा? समय है। तो जूल का तापन नियम आपको समझ में आ गया होगा कि भाई H बराबर क्या होता है? स्क्वायर आर टी। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती। ऊष्मा धारा के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती। ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे ऊष्मा है प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है। तीसरा हम लिखेंगे ऊष्मा है समय टी। समय टी कौन सा है? जितने समय के लिए धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा अपना क्वेश्चन है, धारा के ऊष्मीय मान पर कौन सी युक्तियाँ कार्य करती हैं? तो अपने को बहुत सारी हैं। सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। दूसरा विद्युत हीटर। विद्युत हीटर। तीसरा हम अपना विद्युत प्रेस भी लिख सकते हैं। विद्युत प्रेस। चौथा और भी लिख सकते हैं अपना जो पानी गर्म करने की रोड होता है, निमज्जन छड़ बोलते हैं इसको। निमज्जन छड़। तो ये अपने को ध्यान, कोई भी दो याद रखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना जो पांचवा क्वेश्चन क्या है? घरों में जो आने वाली जो धारा है उसकी वोल्टता। तो घरों में जो विद्युत आती है उसकी वोल्टता कितनी होती है? 220 वोल्ट। ठीक है। छठा क्वेश्चन है विद्युत बल्ब है, तो जैसे ये विद्युत बल्ब है, इसका जो ये तंतु होता है तार का, ये तंतु या फिलामेंट भी बोलते हैं इसको, ये किस धातु का बना होता है? तो ये धातु कौन सी होती है? टंगस्टन। क्या होती है? ये टंगस्टन। ये धातु टंगस्टन का ही क्यों बनता है? क्योंकि जो फिलामेंट है उसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा तापमान या ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके अंदर जो धातु लगती है उसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना सातवां कि दो प्रतिरोध 5 ओम और 10 ओम पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए। जैसे एक प्रतिरोध ये ले लिया और एक प्रतिरोध ये ले लिया, दोनों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया और बैटरी से जोड़ दिया, तो इसका ओम है 5 और इसका है 10। चित्र बनाना जरूरी नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए पार्श्व क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले अपना इसका फॉर्मूला क्या होता है पार्श्व क्रम का? पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध, तो सूत्र ये होता है भाई R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो यहाँ पे पहला जो प्रतिरोध था 5, इसको हम क्या मान लेंगे? R1, और R2 क्या मान लेंगे? 10 ओम। ठीक है। ये मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो R1 का मान कितना था? 5, R2 इसका था 10, R1 का 5 प्लस 10, तो R बराबर आया 5 इंटू 10 कितना होता है? 50 बटे में 5 इंटू 5 प्लस 10 कितना होता है? 15। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। इसमें 5 का भाग देंगे 3, तो R बराबर 10 बटे 3 ओम। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। तो ये अपना सातवां क्वेश्चन कंप्लीट। तुल्य प्रतिरोध समझ में आ गया। पार्श्व क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसके बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन 8वां, फ्यूज तार परिपथ का बचाव कैसे करता है? यानी जब भी अपनी जो विद्युत धारा का मान बहुत ही आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो अपने घरों में फॉल्ट हो जाता है, जिससे
विद्युत उपकरण जल जाते हैं। इनके बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज तार का। अब फ्यूज तार में क्या होता है, बारीक सा एक तार होता है और उस तार का गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो अपन लिखेंगे फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। जब धारा का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार का ताप अधिक होने से फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ का संपर्क टूट जाता है, जिससे परिपथ सुरक्षित हो जाता है। कहने का मतलब जब भी अपना जो फ्यूज तार है, जब धारा का मान एक आवश्यक मान से ज़्यादा आ जाएगा तो जो फ्यूज का तार है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा ताप होने के कारण जल जाता है। उसके बाद आगे धारा पहुंच नहीं पाती और अपना जो परिपथ हो क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना 9 का क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? एक घर में 100 वाट के यानी 100 वाट के कितने बल्ब हैं? 2 बल्ब हैं। प्रतिदिन कितने घंटे जलते हैं? 6 घंटे जलते हैं। तो दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं भाई? दिसंबर माह में 31 दिन होते हैं। तो इसका खर्च बताना है और यूनिट, एक यूनिट के कितने रुपए लगते हैं? 3। तो पहले तो अपन यूनिट निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे? यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? कितने बल्ब वाट के बल्ब हैं? 100 वाट के। कितने बल्ब थे? 2। कितने घंटे चलते हैं? 6। दिन कितने हैं? 31। फिर इसमें किसका भाग देंगे? 1000 का भाग देंगे। तो देखो 2 जीरो से क्या हो जाएंगी? 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर बच गया 2 × 6 × 31/10। अब इनको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है अपना? 2 को 6 से करेंगे 12, 12 को 31 से करेंगे 12 कम 12, 12 3 36, 12 को 31 से करना है तो देखो भाई 12 कम 12 असल भाई 1 12 3 36 और 1 37/10। अब इसने क्या पूछा है? यूनिट यानी खर्चा निकालना है। क्या निकालना है? खर्चा। अब कितना रुपए लग रहा है एक यूनिट का? 3 रुपये। तो 372। चलो इसमें 10 का भाग दे लेंगे तो कितना आएगा? 37.2। तो 37.2 को कितने से गुणा कर लेंगे? 3 से। तो 37.2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 37 111। तो 111.6 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल अपना समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से ये सवाल अपना लास्ट था। आज के लिए इतना ही है। अब अपना ये पार्ट हो गया कंप्लीट। इसकी पार्ट 1 भी आप देखो और पार्ट 2 भी आप देखो और बहुत अच्छा सा समझाया है। इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। धन्यवाद।